वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, सबसे पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे। चेंजेस करने के बाद में इसका बेसिकली जो यूज़ करते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। अब जनरली इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स से, ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स का बेसिकली मतलब हो गया 1 अपॉन में ए, बट 1 अपॉन ए मतलब 1 को, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर मान लीजिए मुझे ए इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, कोई मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब 1 अपॉन ए कर देते हैं और यहाँ पे 1 अपॉन में इसको मैट्रिक्स 1 3 2 4 से डिवाइड कर दें। ये हमारे को आता ही नहीं है, मतलब कि हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये बेसिकली हमारे को मालूम ही नहीं है कि अगर हम मैट्रिक्स को डिवाइड करें तो किस तरीके से करें, क्योंकि डिवाइड का कॉन्सेप्ट हमें सिखाया नहीं। जनरली जो हमारे से बात की है वो मल्टीप्लिकेशन की बात करी, एडिशन की करी, सब्ट्रैक्शन की करी। अब आपने यहाँ पे बात करनी है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और इसका सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल्स टू आई ए। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, धीरे धीरे हम यहाँ पर इस बात को सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अभी जो आज हम बात करेंगे वो 2 into 2 ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ऑर्डर हैं, 2 into 2 और 3 into 3। तो ये इसकी पहली क्लास है। एक्चुअल में ये एक्सरसाइज हम दो क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली क्लास में हम आज 2 into 2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 into 3 के ऑर्डर का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो 2 into 2 के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 into 2 या 3 into 3, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें तीन प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखना है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। मतलब क्या होता है, अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर रोज से कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रोज से करेंगे, अगर हम कॉलम से कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हम इसको कॉलम से करेंगे। ये सब बातें अभी डिटेल में समझ आएंगी धीरे धीरे। ध्यान से देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। अब आपके पास में इसका मतलब होता है आर आई इंटरचेंज विद आर जे। सर ये क्या लिख दिया, ये बात ना समझ नहीं आई। आर आई इंटरचेंज विद द आर जे, आर आई इंटरचेंज विद द आर जे। अब आपने ध्यान से समझो, आर आई इंटरचेंज विद द आर जे का मतलब है आई कोई डिफरेंट नंबर होगा, जे कोई डिफरेंट नंबर होगा। इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू आई ए। अब आप क्या करेंगे, इस वाले ए की जगह तो जो हमारी वैल्यूज हैं वो लिख देंगे 1 2 3 4। अब इस वाले आई की जगह 2 into 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 1। और यहाँ वाला जो ए है इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये तो हो गया फॉर्मूला रूल। और ये हमारे पास में क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 की पहला स्टेप हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल है सर? इस प्रॉपर्टी का ये इस्तेमाल होता है कि अगर मुझे R1 को R2 बनाना है और R2 को R1 बनाना है तो मैं बड़े इजीली बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक प्रॉपर्टी लगाई R1 इंटरचेंज विद R2। इसका मतलब क्या हुआ, I की जगह 1 आ गया और J की जगह 2 आ गया, तो R1 इंटरचेंज विद R2। इसका मतलब अब जो मेरी R1 है राइट नाउ के सिनेरियो में वो मेरी बन जाएगी R2
और जो मेरी R2 है वो बन जाएगी R1। तो पूरे का पूरा एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर ए एज इट इज डाल देंगे, ये वाला पोर्शन है ये। अब ध्यान से देखिए R1 क्या है, 1 2 1 0, पूरा देखना है यहां से लेकर वहां तक। ये अब मेरा यहां पे आ जाएगा 1 2 1 0। ये वाली जो R2 है ये R1 बन गई, तो इसका मतलब यहां पे 3 4 0 1, इसको कहते हैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना। ध्यान रहे हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो से बदल सकते हैं। अभी सिर्फ हम रो के बारे में बात करेंगे, कॉलम्स के बारे में जब आपका रो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम कोई एक क्वेश्चन करेंगे कॉलम से, तो वो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कि रो से करें या कॉलम से करें। ये बिल्कुल क्लियर कट बात आपने याद रखनी है। अगर क्वेश्चन रो से कर रहे हो तो पूरा का पूरा रो से करना है, अगर कॉलम से कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कॉलम से करना है। ये लिखा हुआ नहीं आता कि आप रो से करो या कॉलम से करो, इसलिए पहले आप रो से समझ लो। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो हम एक क्वेश्चन लास्ट में करेंगे कॉलम से, वो भी आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हो गया, जीरो को छोड़कर दुनिया का कोई भी नंबर। अगर मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना है, जनरल बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही वाला एग्जाम्पल ले लो, यही वाली सिचुएशन ले लो। अब अगर आपको इस वाली प्रॉपर्टी की जगह ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना हो तो ये प्रॉपर्टी दिखती कैसी होगी, ये प्रॉपर्टी दिखती है आर आई को हम आर आई मतलब एनी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस क्वेश्चन की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं जरा ऐसा कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा R1 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है, तो R1 मल्टीप्लाई बाय 5, या लिख दिया 5, k की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब अगर आप करेंगे तो इसके अंदर पूरी की पूरी जो रो है, कौन सी रो, R1 वाली जो रो नंबर 1, वो पूरी की पूरी 5 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वो पूरी की पूरी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल शक्ल चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 वन जा 5 हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 5 वन जा 5 हो गया, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, जो एज इट इज a आ गया, तो यहाँ पे आपका 3401, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब आपने ध्यान से समझा कि आप दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप किसी भी रो को किसी भी रो के साथ में बदल सकते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होता है, आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो की हेल्प से कोई परिवर्तन ला सकते हैं, मतलब कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। इसका मतलब ध्यान से समझने की सिर्फ कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अभी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल्स टू आई ए लिखा था, a इज इक्वल्स टू आई ए। इस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आर आई अगर यहां लिखा हुआ है तो यहां पे आर आई फिक्स है, यहां पर आर जे आएगा, उसके बाद में के का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर 0 को छोड़कर। अब आपने क्या लिखा था, ए की जगह जनरल सी बात थी 1 2 3 4, अब यहाँ पे आई की जगह क्या लिखा हुआ था, 1 0 0 1। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास क्या लिखी हुई है वैल्यू, ए। बहुत ध्यान देते हैं कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, इसकी हेल्प से, अब ध्यान से समझिए, ये नंबर सिर्फ इससे हेल्प ले सकता है, ये नंबर इससे हेल्प ले सकता है, ये इससे वाइस वर्सा, ये आपस में हेल्प ले सकते हैं। किस तरीके से जरा समझते हैं। R2 लिख दिया, तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे R2 लिखा है तो यहाँ पर R2 लिखना फिक्स है, R2 लिखना ही पड़ेगा। अब आपने क्या कहा, प्लस आपने यहाँ पे लिख दिया R1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R1 लिख दिया।
साथ में यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 लिख दिया k की वैल्यू। इसका मतलब अब R2 का हर एक एलिमेंट इस नए वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? क्या आपके R1 में कोई चेंजेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपके R1 को एज इट इज लिख सकते हैं। R1 को एज इट इज लिख सकते हैं, R1 को एज इट इज लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 2 1 0। R2 को क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? +2 +2 +2 +2 +2। ध्यान रखना इस चीज का। फिर क्या लिखा है? R1। R1 का मतलब होता है कि इसके लिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख देना। यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी R2 जो है वो चेंज होकर नई वाली R2 बन गई। अब जो नई वाली R2 है ये हमारी चेंज होने के बाद में आपने क्या करना है? एज इट इज लिख देना है। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 है, 4 और 4 8 हो गया। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू 1 हो गई, इसको 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 0 है, ये 1 है और यहाँ पर ये a। सर तीनों प्रॉपर्टीज का मतलब समझ आया। पहली प्रॉपर्टी में क्या सिखाया कि किसी भी रो को किसी भी रो से बदल सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या सिखाया? आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 0 छोड़कर। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या सिखाया? आप किसी भी रो के अंदर चेंजेस ला सकते हो किसी दूसरी रो की हेल्प से, किसी दूसरी रो की हेल्प से। इन तीनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब मूव करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये इतना आसान नहीं है समझना कि क्वेश्चन हम इजीली एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। आप अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 23 को देखोगे। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 में आपसे कहा गया फाइंड द इनवर्स, जबकि आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 1 2 2 -1। अब मैं कुछ आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ये स्टेप्स आप याद कर लो, लर्न कर लो। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला। अब सॉल्यूशन के टाइम पे आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा a इज इक्वल्स टू आई ए, ये अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दोगे रूल, ये हमारा है फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। a के बारे में अगर आप बात करेंगे तो a क्या लिखना है आपको? 1 2 2 -1, क्या आ गया? i की जगह क्या लिखोगे? 2 × 2 ऑर्डर वाला 1 0 0 1। अब आपने यहाँ पे a की जगह क्या लिखना है? a की जगह a लिख देना है, दैट्स इट। और ध्यान देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करना है, जो इस साइड वाला a है, जो a है, a को आपने बनाना है इन तीनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। यही इसका सॉल्यूशन है, दैट्स इट। जब आप इस वाले a को i की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज होगा और इनकी नई वैल्यूज निकल के सामने आएंगी। और जैसे ही ये वाला a आपका i बन जाता है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो इनवर्स होता है इस मैट्रिक्स का। बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है ये बात, पर ध्यान से समझते जाएं स्टेप बाय स्टेप तो हमारे को आसानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हमारे पास में स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू सॉल्व। अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें, स्टेप्स टू सॉल्व, कि हम यहाँ पर किन स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला स्टेप है A, फिर है B, फिर है C, फिर है D। इसका क्या मतलब है सर? सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि A जो है वो आपका 1 है। 1 बनाने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? अगर 1 बनाने के लिए आप प्रॉपर्टी नंबर P2 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं।
फिर आपने चेक करना है बी क्या आपका 0 है? अगर 0 है तो ठीक है, और 0 नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से वो आपका 0 बन जाएगा। सी आपको बनाना है 1, वो भी आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको डी को बनाना है 0, वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 से सॉल्व हो जाएगा। सर अगर सब प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही सॉल्व हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का क्या काम है? प्रॉपर्टी नंबर 1 का काम ये है, गलती से कभी भी आपका 1 वाली जगह पर 0 आ जाता है, 1 वाली जगह पर 0 आ जाता है तो हम रोज को आपस में पलट देंगे, मतलब रोज को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमारे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब खुद सोचिए, अगर मुझे बी वाला पोर्शन मतलब ये 2 को अगर मुझे 0 बनाना है, किसी भी चीज को 0 बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? अगर 2 है तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो 0 बन जाएगा। बट ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसकी हेल्प सिर्फ कौन कर सकता है? ये वाला 1। ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए। R2 इंटरचेंज विद R2 अगर यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे R2 फिक्स है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया R1 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ R1 ले सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे लगाया -2। समझने की सिर्फ कोशिश करना कि इससे फायदा क्या होगा। R2 का मतलब 2, -2 मतलब -2, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? 1। क्लियर हो गई? 2 में से अब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। ध्यान से देखते हैं अगले एलिमेंट के लिए। R2 -1 ऑलरेडी है, -2 लिख दिया। R1 की वैल्यू, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 2। याद रहे हर प्रॉपर्टी में यहां पर जो आप R1 लिखोगे वो उसके ऊपर वाला, अगर R1 को चेंज कर रहे हो तो नीचे वाला। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ? ये R2 की वैल्यू 0 है, 0 में यहाँ पे -2 है, R1 की वैल्यू देखोगे तो 1 है, यहाँ पर ये 1 है, ये -2 है, अगर आप R1 की वैल्यू देखोगे तो 0 है। ये आपके पास यहाँ पर A। बहुत बारीकी से और ध्यान से समझते हुए इस स्टेप को यूज करना है। एक सिंगल क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो ये पूरा का पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है। ध्यान से अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे। ये मेरा 1 हो गया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। ये मेरे पास यहाँ पे 2 हो गया, ये मेरा -5 हो गया। आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू 1 -2 0, ये आपके पास से 1 आएगा। अब आपके पास ये A। अब आपने अभी तक दो चीजों को अप्लाई कर लिया, आपका A1 बन चुका है, आपका B0 बन चुका है। अब आपको C को 1 बनाना है, C को 1 बनाना है। अगर आप C को 1 बनाएंगे तो -5 को 1 बनाने के लिए P2 का मतलब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी भी नंबर में तो R2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1/5 से, R2 मल्टीप्लाई हो गया -1/5 से। किसी भी नंबर का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये जरूरी थोड़ी है 1 2 3 4 हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर आप R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, खुद सोचिए, अब -1/5 से 0 को इंटू करना पड़ेगा, -1/5 से -5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/5 से आपको -2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/5 से आपको 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल वैल्यू आ गई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये 1 2 1 0 ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब खुद समझदार हैं, जब आपने ऐसा किया तो ऐसा करने से हमारे पास में क्या स्टेप आएगा, देखें जरा ध्यान से। ये आपके पास ये 1 है, ये 0 का 0 ही है, ये 2 हो गया, ये वैल्यू हमारी 1 आ गई क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1 -1। अब आप ध्यान देंगे तो ये 1 है, ये आपका 2/5 आ गया, ये 0 है, -1/5 आ गया, यहाँ पर आपके पास ये A आ गया। इसका मतलब अब आपका C भी 1 बन गया, सिर्फ आपको D को 0 बनाना है, D को 0 बनाना है। अब D को 0 बनाना है तो D को 0 बनाने के लिए
R1 यहाँ फिक्स है, यहाँ पर -2 इंटू R2 कर दें, क्योंकि 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 में अगर मैं R2 का मतलब 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बन जाएगा, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इससे मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देते हैं, अब R1 में चेंजेस आ रहे हैं, R1 में चेंजेस हैं तो 1 यहाँ पे लिख दिया, -2 लिखा और यहाँ 0 लिखा। ये जो मेरे बताए हुए स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी वैल्यूज जो आपने पहले निकाली हैं वो चेंज नहीं होंगी, अदरवाइज वो चेंज हो जाएंगी। आप बार बार परेशान हो जाओगे कि हम कौन सी वैल्यूज को चेंज करें, तो इन स्टेप्स का आपने ध्यान देना है। अब आपके पास में यहां पर आया 2 -2 और यहाँ पे 1 है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर आपके पास 1 -2 और यहाँ पे 2/5 है, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2/5 है। यहाँ पर आपके पास 0 -2 और यहाँ पे -1/5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पर a आ गया। ये वैल्यू 0 1 2/5 -1/5 एज इट इज लिख दिया। जब आप ध्यान देंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 0 0 1, खुद देखो i बन गया कि नहीं बन गया, यही तो बनाना था। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू 4 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आपके पास 1/5 आ जाएगी, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 2/5 आ गया, ये भी आपका 2/5 है, ये आपका -1/5 है, ये आपका a आ गया। जैसे ही यहाँ पर i बन जाता है, आपका d भी 0 बन गया, तो सारे स्टेप्स आपके फॉलो हो गए। जैसे ही ये यहाँ पर i बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, आप इस वाले a को इधर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं a इनवर्स, और a इनवर्स का आंसर हो जाता है 1/5 2/5 2/5 -1/5, और ये हमारे पास में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकलकर सामने आ गया। इसको करने के लिए अभी आपने डिटेल में ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से मैं इन स्टेप्स को यूज कर रहा हूं। बार बार देखो, बार बार समझो, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एक ऐसा क्वेश्चन पिक करता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लो फॉर एग्जांपल, अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं एक्सरसाइज कौन सी है जी, 3.4। ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है यहाँ पर 2 1 1 1, बिल्कुल ठीक है। अब हमें लग रहा होगा ये 1 तो बड़े काम की चीज़ है, ये काम आएगा। आपको पता भी नहीं है कि आप जब प्रॉपर्टीज लगाते हो तो वैल्यू सारी की सारी घूम जाती हैं। अब हम पुराने अपने स्टेप पे जाते हैं। हमारा स्टेप क्या है, हमारा स्टेप ये है कि हमने ए बी सी डी, ये स्टेप है। ए बी सी डी का मतलब क्या है, ए बी सी डी का मतलब है 1 0 0 1। इसका मतलब आपको ए को 1 बनाना है, बी को 0 बनाना है, सी को 1 बनाना है, डी को 0 बनाना है। याद रखना 1 बनाने के लिए P2 का इस्तेमाल होता है, इसके लिए P3 का, इसके लिए P2 का, इसके लिए P3 का। सिर्फ जब 1 वाली जगह पे 0 आता है तब हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका A इज इक्वल्स टू आई ए। यही है भैया फॉर्मूला, यही आपको सिखाया गया है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह पे A की जगह पे क्या लिख दोगे, 2 1 1 1। I की जगह आपने क्या लिखना है, 1 0 0 1। आपने जो मैं स्टेप सिखा रहा हूं इसमें 1% भी चेंजेस नहीं करने। अगर आपने चेंजेस करे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। अब आपने यहाँ पे 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, R1 में है तो 1/2 इंटू R1 कर दो, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 1, यहाँ पर क्या होगा
1/2 इंटू 1 और 1/2 इंटू 0। ये याद रहे, जब भी चेंजेस आते हैं पूरी रो में आते हैं। ये एक लेआउट बना दिया आपके लिए, ताकि अगर पूरी रोज में चेंजेस आ रहे हैं बट एट द एंड आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर कट आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका ये आ गया। अब ध्यान दिया तो 1 आ गया, 1/2 आ गया, 1 1। आपके पास यहाँ पे क्या है, 1/2 है, ये 0 है, ये आपका 0 और ये आपका 1, ए आ गया। अब ये मेरे को 0 बनाना है, बहुत सिंपल हो रहा है यहाँ पर। तो R2 माइनस R1 सीधा माइनस करके आ रहा है, क्योंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा, सिर्फ माइनस करना है। अगर ये -1 होता तो यहाँ पे मैं +1 लगाता। अब ध्यान दें, आपके पास में 1 - 1 1 - 1 1 - 1/2, क्योंकि R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करना है। सेम बात यहाँ पर 0 - 1/2 और 1 - 0। ये वैल्यू हमारे पास A आ गई। 1 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब आप ध्यान दें कि अगर आपकी ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या है, 1 0। 1 में से हाफ लेस करोगे तो हाफ बचेगा, ये 1/2 ही है यहाँ पर। उसके बाद में इक्वल्स टू -1/2 1 1/2 0 A। अब ये 1/2 है, इसको आपने क्या बनाना है, इसको बनाना है 1। अगर इसको 1 बनाना है, ध्यान से देखो, ये 1 बना चुके हो, ये 0 बना दिया, अब 1 की बारी है। 1 बनाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करेंगे भाई, अब आपके पास R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 1 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1/2, यहाँ पर क्या है 2 इंटू -1/2 और 2 इंटू 1। दैट्स इट, पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गई। 1 1/2 1/2 0। अब यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 0 है, ये आपका 1 आ गया, ये 1/2 है। ये आपके पास में -1, ये 2, ये आपका A, ये हाफ, ये 0। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी पड़ेगी इसके लिए। इसके लिए जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका मतलब R1 माइनस 1/2 R2। अब देखो क्या है, 1 माइनस 1/2 इंटू 0, 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 1/2 इंटू में -1, 1/2 माइनस सॉरी 0 0 0, ये 0 है, -1/2 और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2, ये वैल्यू हमारे पास A। जनरली 0 1 -1 2। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ध्यान दो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1, ये -1 है, ये हमारे पास 2 है, ये मेरे पास A है। अब खुद देखिए ये I बन गया। अगर ये I बन गया तो अब आपके पास में आप इजीली यहाँ पे लिख देंगे A इनवर्स। A इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 -1 -1 2। तो ये आपके पास में A इनवर्स का रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने आ गया। अब एक एक चीज पे सिर्फ हमने ये ध्यान देना है कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करें और कैसे इनका इस्तेमाल कर कर हमें रिजल्ट निकालना है। अब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन की ब्रीफ में जाते हैं। ध्यान से समझिए कि आपने पहले फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला लिखने के बाद में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। दोनों क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज को बार बार आपको समझाया गया, जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और अपनी एक्सरसाइज के 2 into 2 ऑर्डर के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।
इसके बाद जाकर आपको 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चन को करने की अच्छे से समझ आएगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में आपको 3x3 ऑर्डर के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।